हाय ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने अलजेब्रा में एक नया पार्ट शुरू कर रहे हैं और इस सेशन में हम कुछ और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी पहला जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 एंड a माइनस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो हैं आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको सिमिलर दिख रहे होंगे अगर यहाँ से इस a को हटा दिया जाए तो, ठीक है। इस a को अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, है ना। अगर a को हम हटा दें यहाँ से तो आपको चीज़ों को समझना है कि हम इसको किस तरह से आसान बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो चीज़ दी गई थी आपको, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ a माइनस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको दी गई थी। अब आपने क्या कर दिया, इसी इक्वेशन में प्लस एक्स और माइनस एक्स ऐड कर दिया, ठीक है। इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब आपने क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग कैसे कर दी, इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी और इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स प्लस ए, इनकी ग्रुपिंग एक हो गई और एक हो गया आपका x माइनस बी और 5 को मैं उधर भेज रहा हूँ -5, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। माइनस साइन कॉमन निकालने का मतलब ये है कि अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरी इक्वेशन में, क्योंकि ये -5 है, तो दोनों तरफ अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा। समझ में आता है ये चीज़। अच्छा, अब ध्यान से अगर देखा जाए तो मैं x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए इसे लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिया गया था कि x माइनस ए और x माइनस बी का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 1 है। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो आप x माइनस बी के जगह क्या लिख सकते हो, 1/x माइनस ए। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यही चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पर इसकी जगह पुट की और मुझे ये मिल गया। इसमें कोई दिक्कत। अब आप ध्यान से देखो, आपको जो चाहिए था वो चाहिए था इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब। अगर मैं इसको मान लूँ कि ये x लिखा है पूरा, तो ये लिखा है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो ये क्या लिखा है, x, और ये पूरा क्या लिखा है, 1/x, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा जो आंसर आता है, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले, वो क्या होता है कि गिवन का आप क्यूब कर दो और अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो आप प्लस करोगे 3 इंटू 5, ठीक है। फॉर्मूला क्या था इसका, n³ प्लस 3n वाला, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 है। तो ये कितना हो जाएगा, 125 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू कितना, 140। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑनलाइन वीडियोस आपको मिलते हैं, चाहे वो मैं बनाऊं या जो भी लोग बनाएं, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाते हैं करते हुए, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें आप करें, है ना। ये सभी जो ऑनलाइन ट्यूटर हैं वो आपको ये चीज़ समझाते हैं कि आपको सिर्फ समझाने के लिए कई चीज़ें लिखी जाती हैं, बट जब आप वो सारी चीज़ें सीख लेते हो तो बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो आप अपने मन में आपको करने चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर कोई चीज़ें सिर्फ आपको बोलता रहूँ, अच्छा इस स्टेप के बाद आप ऐसे लिख सकते हो, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो आपको जैसे अगर किसी बच्चों को लगता है कि सर ये तो बड़ा 4-5 स्टेप लग रहे हैं, तो ये 4-5 स्टेप में से बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो आप आराम से खा सकते हो, ठीक है। आराम से उसको गायब कर सकते हो, अपने दिमाग में ही उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस न्यूमेरिकल को देख कर क्या क्या कैलकुलेशन लगा सकते हो। कि जैसे अब आपने ये देखा कि x माइनस ए एक्स माइनस बी का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो है मतलब ये x माइनस ए का क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आए। तो इस तरह से जैसे इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है कि इसमें ग्रुपिंग कर लें, x माइनस ए और x माइनस बी की ग्रुपिंग कर लें तो हमें 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में कैलकुलेट होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में तभी कैलकुलेट होंगी जब आप उन सारे न्यूमेरिकल्स को करके जाएंगे, देख कर जाएंगे, है ना। जाहिर सी बात है, आप बहुत मेहनत करते हैं, पेपर देने जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन 19-20 भी आता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है और वो दिक्कत उसको सॉल्व करने में नहीं होती, वो दिक्कत आपकी स्पीड पे होती है।
क्योंकि अगर देखा हुआ क्वेश्चन आपको आएगा तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। बट जब कोई सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आता है, अक्सर ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ में कि वो मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं कि इस टाइप की न्यूमेरिकल को हमने कैसे किया था, और उस चक्कर में एक टाइम का लॉस होता है। ठीक है, तो कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए और ध्यान से पढ़िए चीज़ों को। जो भी न्यूमेरिकल्स आपके एसएससी सीजीएल में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो आते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा प्रतिशत होता है जिसमें क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, सिमिलर होते हैं। रिपीटेड बोलने के जगह मुझे सिमिलर बोलना ज़्यादा सही लगेगा। आप सिमिलर क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे कि डाटा में जो नंबर है उनको चेंज कर दिया, जैसे एक्स माइनस से एक्स माइनस यहाँ लिखा हुआ तो उसको कुछ और दूसरे कांस्टेंट से उन्होंने कर दिया। अभी इसकी जगह पर वो एक्स माइनस अल्फ़ा लिख देंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया। तो बहुत सारे लोग अल्फ़ा देख के ही डर जाते हैं कि अरे यार ये तो अल्फ़ा कहाँ से आ गया, बीटा आ गया। ठीक है, ये थीटा लिख देंगे, कुछ डिनोशन ही उनके कुछ अलग अलग कर देंगे, तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, वो उसका व्यू आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जबकि उसका व्यू कॉम्प्लिकेटेड जानबूझ के आपको सिर्फ आपको जज करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 आपको गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का क्यूब, एक्स प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का क्यूब, ये आपको निकालना है। तो आपने क्या किया, आपने मान लिया कि चलिए कि ये जो x प्लस 3 है ये आपका y है। अगर आपने इसको मान लिया कि ये y है, इसको दूसरे शब्दों में लिख देता हूँ कि x की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, y माइनस 3। इसका मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या लिखी हुई है, ये y क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब लिखी हुई है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये बात समझ में आ गई। अब वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब अगर आपको निकालना है तो जाहिर सी बात है आपके पास y प्लस 1 अपॉन वाई होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको y में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर है तो ये x का स्क्वायर यहाँ पर पुट करूँगा, तो y माइनस 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा y माइनस 3, और ये कितना है 5 है, तो ये आपको मिलेगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब देखिए ये जो स्टेप मैंने किया, इस स्टेप को आप शॉर्ट में कर सकते थे। वो सारी चीज़ें मैंने आपसे कही कि प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वाई स्क्वायर तो आप लिखो, ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा -6y, और यहाँ से क्या मिल रहा है +y, तो आप उसको लिख सकते थे -5y। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 9, यहाँ से क्या मिल रहा है 3, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3। तो इस तरह से आप चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर हमने क्या लिखा, वाई स्क्वायर, ये यहाँ से क्या मिलेगा आपको माइनस का 5y, 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, और 6 को हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -1। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर आप y से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा y माइनस 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन वाई, विच इज़ ऑल्सो रिटर्न एज, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 5। ये बात समझ में आ गई। अब आपको ये चीज़ गिवन है और आपको ये चीज़ निकालनी है, तो आपको मालूम है कि यहाँ से अगर वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस गिवन का क्यूब करेंगे, और प्लस दिया है यहाँ पर तो माइनस करेंगे 3 टाइम्स ऑफ जो गिवन था, तो ये 125 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू कितना 110। आसान था ये तो, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो आप लोग को एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा एज ए टीचर, एज ए पर्सन, कि बहुत सारे लोग जो हैं कुछ ट्रिक्स के हिसाब से सॉल्व कर पाते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं मानता हूँ कि हर टीचर जो भी आज ऑनलाइन पढ़ा रहा है या ऑफलाइन पढ़ा रहा है वो कभी भी बच्चे का नुकसान नहीं चाहता, इसलिए मैं किसी के बारे में कभी कोई बुराई नहीं करता हूँ, ना मैं किसी से तारीफ़ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि उसको भी लोग अदरवाइज़ ले लेते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एज ए टीचर जो भी पढ़ा रहा है ऑनलाइन वो अपना बेस्ट देना चाहता है, ठीक है। बट क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो वो आप लोग को बताते हैं, हो सकता है मैं भी आपको कुछ ऐसी चीज़ बता दूँ, बाद में मुझे भी रियलाइज़ हो कि हाँ यार ये बात मैंने बता तो दी, बट ये लॉन्ग टर्म इनके काम नहीं आएगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब कि हर क्वेश्चन में काम नहीं आएगी, है ना, आपको ज़िंदगी भर तो पढ़ना नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोग को बताई जाती हैं कि इसको ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, तो आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो अच्छा लगता है कि हाँ यार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट तो अच्छा है, ठीक है, मगर क्या ये कंसेप्ट इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन में लगता है, तो आपको पता चलेगा नहीं। तो फिर क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ़ कंसेप्ट्स बढ़ जाते हैं। पता चलता है एक चैप्टर में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तो हैं ही, फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के साथ में उनको सॉल्व करने के कंसेप्ट्स भी बढ़ गए, तो
पेपर के दौरान आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जो भी फॉर्मूलेज आप यूज़ करते हैं, जो भी तरीका यूज़ करते हैं, वो एक टूल है आपके लिए, वो एक आपके लिए एक चाबी है। और कोशिश करिए कि कम से कम चाबियों का इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर मैं आपको एक चाबी का एक पूरा गुच्छा दे दूं और आपसे बोलूं कि ऊपर छत पे एक दरवाज़ा है, उसमें एक ताला लगा हुआ है और जाओ उसको खोलो, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास अगर बहुत सारी चाबियां हैं तो आपको टाइम लगेगा। ट्राई करके देखोगे आप, लक की बात है कि आपने सबसे पहले वही चाबी उठा ली, या कम से कम टाइम में आपने कुछ प्रोबेबिलिटी लगा के कि पहली तीसरी चौथी ऐसे करके आपने चाबी सेलेक्ट की और आपने खोलने की कोशिश की। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है कि आपने बचा लिए, बट आपका टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा। बट अगर आपने कंसेप्ट्स को, अगर आपने एक चाबी की तरह कन्वर्ट करके रख लिया है कि हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे एक कंसेप्ट पे बने। जैसे फॉर एग्जांपल हम परसेंटेज जब हम पढ़ते हैं, तो परसेंटेज जब आप पढ़ते हो तो परसेंटेज में सीखा हुआ कंसेप्ट आपको प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में तो आता ही आता है, प्रॉफिट लॉस में भी काम आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आता है। ठीक है, एवरेज में भी काम आता है, नंबर सिस्टम में भी काम आता है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी काम आता है, अगर आप उस चीज़ को समझते हो तो। जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन है। ठीक है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में जो आप चीज़ें समझते हो, वो कंसेप्ट आप दूसरे चैप्टर्स में भी लगाओगे तो आपको बहुत बहुत काम आएगा। जैसे कि एवरेज का कंसेप्ट है, रेशियो का कंसेप्ट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मतलब कि आप उसको रेशियो से आप सोच भी नहीं सकते थे कि वो रेशियो से हो सकते थे और जल्दी हो सकते थे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपनी सोचने की पावर को बढ़ाइए। ठीक है, आप जो भी पेपर में बैठे रहें, उस पेपर में कंपटीशन जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग उसको दे रहे हैं। वो एक फैक्ट है, वो एक कारण है, बट सिर्फ वही एक कारण है ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर तैयारी करके गए हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल सॉल्व करने के लिए आपको वहाँ पर नंबर नहीं मिल रहा है, वहाँ पर सवाल को एक तय समय पे पूरा करने पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। इस बात पे ध्यान दीजिए कि यार वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप शॉर्टकट सीख लेते हो, बहुत अच्छी बात है, ट्रिक्स सीख लेते हो, बहुत अच्छी बात है। ट्रिक्स की जो एक ख़तरनाक बात है वो ये है कि जितनी जल्दी आप सीखते हो उतनी जल्दी आप भूलते भी हो। और ट्रिक्स सीखते समय आप कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते हो कि यार ये तो हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक्स बता रहे हैं, और अभी तो हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर में हमारे इतने ट्रिक्स हो गए, फिर दूसरे चैप्टर में इतने ट्रिक्स होंगे, फिर एप्टीट्यूड ख़त्म होगा, फिर रीजनिंग में भी कुछ ट्रिक्स बताए जाएंगे, फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, उसमें भी हमने भी कुछ अपने याद करने के तरीके बनाए हैं। चलो ठीक है, बट पेपर तो एक ही दिन होगा और सबका एक साथ होगा, तो हम कैसे उन सब चीज़ों को मेमोराइज़ रखेंगे, ये बहुत बड़ा परेशानी वाली बात होती है। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि थोड़ा सा कोशिश करिए, जो चाबी वाला कंसेप्ट है आपका, कि कोशिश करिए कि बहुत सारी चीज़ों को अगर एक चीज़ से किया जा सकता है तो वो आपके लिए अच्छा है। हो सकता है कि ट्रिक से आपका कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बच जाए, है ना, हो सकता है कि ट्रिक से आपका कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बच सकता था उस क्वेश्चन के लिए, बट आपको ये भी मालूम था कि बहुत सारे क्वेश्चन में सिर्फ उसी एक कंसेप्ट से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकता हूँ, तो मेरे ऊपर एक मेंटल प्रेशर नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर नहीं है कि हाँ यार मुझे मेमोराइज करना पड़ रहा है, मेमोराइज करने में भी तो टाइम लगता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये न्यूमेरिकल दिया गया है कि इफ़ a माइनस 1/a-3 इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a-3 का क्यूब माइनस 1/a-3 का क्यूब। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, तो मैंने इस 5 में से क्या है 3 इधर दे दिया, डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो ये a-3 हो गया और ये a-3 हो गया और ये बचा कितना 2। अब आपको अगर मैं बोलूँ कि ये जैसे ये लिखा हुआ है x का, ये लिखा है x और ये लिखा है -1/x, तो ये क्या मांग रहा है, x³ -1/x³। ये तो बहुत ही आसान हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इसका अगर हम क्यूब करेंगे, ठीक है, हम इसका अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ पर इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो 2 का क्यूब, और यहाँ पर क्या दिया है माइनस, तो आप क्या करोगे +3 × 2। ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया 8 + 6, तो ये हो गया आपका 14। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आसान है, इजी है। ठीक है, आप कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, कोई भी किताब से पढ़िए, आपका
जो कंसेप्चुअल तरीका है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। और जो आप स्टेप्स हैं जिनको आप छोटा कर सकते हो वो आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। मैं मानता हूँ बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, अच्छे भी लगते हैं, बट मेनली उन ट्रिक्स को हर जगह यूज़ हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको अगर कोई टीचर ऐसा मिलता है, भगवान करे आपको मिले, तो अगर वो बोलता है बेटा बस ये एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को पढ़ लो और इस कंसेप्ट से आपके पूरा अर्थमेटिक ख़त्म हो जाएगा, पूरा एडवांस ख़त्म हो जाएगा, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस इसी कंसेप्ट से ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप ये कंसेप्ट ज़रूर पढ़ो, ठीक है। भले आपको इसको पढ़ने में टाइम लगे बट पढ़ो, ठीक है। मगर ऐसा है ही नहीं। आपको हर टीचर कोई कंसेप्ट सिखाता है और साथ साथ में ये भी बोलता है कि इससे सारे क्वेश्चन नहीं होते बट कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो कुछ हैं वो आएंगे पेपर में, इस साल नहीं आएंगे, ठीक है। और आपने अपनी ट्रिक्स का जो भंडार है, कलेक्शन है, वो आप बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे अच्छी हैं, बुरी हैं, डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को किस तरह से लेते हो। अगर आप उन ट्रिक्स पर ही डिपेंडेंट हो गए हो तो फिर दिक्कत है। अगर आप सिर्फ उनको ये सोचते हो कि सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखो, सीख लेते हैं, अच्छा तरीका है, बट पेपर में हमें कब कैसे यूज़ करना है और हम उस चीज़ों को कैसे संभाल कर लेकर बैठेंगे वहाँ पर और उसका यूज़ कर पाएंगे, वो चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे एरोज़ हैं, तीर हैं, तो आपको ये रहता है कि हाँ मेरे बंदूक में बहुत सारी गोलियां हैं, ठीक है, तो मैं सामना कर सकता हूँ। और एक होता है कि यार मेरा निशाना बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब एक गोली भी मेरे को काफ़ी सामने वाले को मारने के लिए, एक तीर भी काफ़ी है मेरे को सामने वाले को मारने के लिए। तो मैं तो मुझे मौका मिलेगा उसको मारने का, एम लगाने का, मैं बस पहले एम में ही उसको मार दूंगा, ठीक है। समझ में आया आपको? तो एक अप्रोच की बात है कि आप किस तरह से अप्रोच रखते हो। आप ट्रिक सीखना चाहते हो, ट्रिक सीखो, ठीक है, बट सिर्फ ट्रिक से आप सारे क्वेश्चंस करोगे, बेसिक कंसेप्ट आपको कुछ मालूम ही नहीं है, कल को कुछ फंसोगे तो आप भूल गए मान लो ट्रिक्स। तो अगर आपको बेसिक आता था तो कम से कम आप कुछ तो अटेम्प्ट करके आ सकते थे, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए, अब ये न्यूमेरिकल आ गया आपको कि a प्लस 1/b=1 है, b प्लस 1/c=1 है, तो बताइए कि c प्लस 1/a कितना होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं मान लेता हूँ कि a की वैल्यू जो है वो 1/2 है, ठीक है, और b की जो वैल्यू है वो 2 है। मैंने क्या बोला, a की वैल्यू 1/2 है और b की वैल्यू 2 है। तो a की जगह अगर 1/2 पुट करूँगा तो ऐसा दिखाई देगा, b की जगह 2 पुट करूँगा तो भी ऐसे दिखाई देगा, तो इनका सम 1 हो रहा है। इसका मतलब ये LHS और RHS तो बराबर आ रहा है, हाँ या ना, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू इसको तो सेटिस्फाई कर रही है, बट क्या है, इसको b की वैल्यू को यहाँ पुट करने से c की वैल्यू क्या आएगी वो निकाल सकते हैं अपन आराम से, देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम b की वैल्यू 2 रखें तो यहाँ पर c की वैल्यू सॉल्व करने पे आपको मिलेगी -1, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको? अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर वैल्यू एज्यूम की, उसी वैल्यू को जो एज्यूम किया था वो उसको यहाँ पुट करके हमने एक और वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, अब उन 3 वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं उनका यूज़ करके। तो यहाँ पर तो हमें सिर्फ c और a की वैल्यू पुट करके बतानी है। तो c की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 1/2 थी, तो 1/a की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया? ठीक है, तो आसान है, ये तो ईजी है, ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि a² - 4a - 1 अगर आपको 0 दिया गया है तो बताइए कि a² + 1/a² + 3a - 3/a की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं a से डिवाइड कर दूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ आपके स्टेप्स बचाने के लिए, कि अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं a से डिवाइड कर दूँ तो ये आपको a - 4 - 1/a = 0 मिलेगा, जिसको हम ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब मैं इस पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ पर एक बार लिख दूँ, मान लीजिए, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ गई? अब हमको इससे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें आती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पर जब माइनस दिया होता तो हम क्या करते हैं, +2, ये हो गया हमारे पास। और दूसरा 3 टाइम्स ऑफ इसकी जो वैल्यू है वो तो 4 है ही, तो ये आपका 18 आ गया और ये आपका 12 आ गया, तो सॉल्व करने पे कितना आ गया 30। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, आप चाहें तो इसमें एक आध स्टेप और भी
कम कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स कम करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप जब कैलकुलेशन करते हैं अपने पेपर्स में कोई किसी भी कागज़ पे, तो किसी को दिखाना थोड़ा ना, आपको तो आंसर निकालना है। अब आपको समझाना है मुझे हर एक चीज़, एक स्टेप भी आपको अगर नहीं समझ में आए तो पूरा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि a प्लस बी की वैल्यू 1 है और c प्लस डी की वैल्यू 1 है और a माइनस बी की वैल्यू d अपॉन सी है, तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर पहले से सोच लिया जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है ये न्यूमेरिकल। कैसे कि सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका मतलब ये लिखा हुआ है सी माइनस डी और सी प्लस डी। तो क्या मेरे पास इनमें से किसी की वैल्यू गिवन है? हाँ गिवन है। किसकी? सी प्लस डी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे? सी माइनस डी बनेंगे। इसका मतलब मुझे सी माइनस डी की वैल्यू निकालनी है। ये बात समझ में आ गई आपको? क्या कहा मैंने? अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो। अब ये जो चीज़ लिखी हुई थी ए माइनस बी वाला पार्ट, कि ए माइनस बी आपको दिया था डी अपॉन सी, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, अब ये जो 1 लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैंने ये पुट कर दिया, क्या? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब यहाँ पर अगर आप कंपोनेंट डिविडेंडो लगाओगे, ठीक है, कंपोनेंट डिविडेंडो लगाना है बट शॉर्ट में लगाना है, शॉर्टकट में लगाना है ना। क्या आपको मालूम है कि कंपोनेंटो डिविडेंडो में ऊपर वाले में नीचे वाले को एक बार ऐड करते हैं, ठीक है, और एक बार ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ऊपर वाले में जब नीचे वाले को ऐड करोगे तो बी वाला टर्म तो चला जाएगा, बचेगा कितना? 2a, उसमें से 2b अभी कटने वाला है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, है ना। और जब माइनस करोगे तो a वाला पार्ट चला जाएगा, बचेगा 2b, जिसमें से 2 कट गया ऊपर नीचे से। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपके पास आ गया c प्लस डी और यहाँ पर क्या आ गया? c माइनस डी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब c प्लस डी के जगह तो 1 है, ये लिखा हुआ था, तो ये हो गया 1 अपॉन सी माइनस डी। इसमें कोई दिक्कत? इसका मतलब c माइनस डी की वैल्यू कितनी आ गई? b अपॉन है। तो हमें तो अब फाइनली c माइनस डी की वैल्यू ही निकालनी थी, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये बात समझ में आ गई? अगर आपको दिक्कत है तो आप देख लो कि इसकी वैल्यू निकालनी थी और इसकी वैल्यू क्या थी? ये थी, जिसमें से c माइनस डी की वैल्यू कितनी है? b अपॉन ए, और c प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 1। तो आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे? b अपॉन ए ही देंगे, ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये थोड़े से अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिया है कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, ये डॉट का मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू 8 है। और 9 टू द पावर x और 3 टू द पावर y का मल्टीप्लिकेशन आपको 81 के बराबर है। तो बताइए कि x, y की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर में है, मतलब आपको यहाँ पर x की वैल्यू ही पुट करनी है और यहाँ पर y की वैल्यू ही पुट करनी है। तो हमने इसको उठाया, तो इसको हमने देखा कि ये 2 की पावर x प्लस वाई लिखा जा सकता है लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से, ठीक है। और इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी? 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका बेस सेम है और ये आपस में बराबर हैं, इसका मतलब इनकी पावर भी सेम होगी। इसका मतलब x प्लस वाई कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अब ये जो लिखा है 9 टू द पावर x, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2x, और ये क्या है? 3 की पावर y, इसका मतलब ये 2x प्लस वाई हो जाएगा। क्यों, कैसे हुआ ये? क्योंकि इनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ क्या लिखा? 3 की पावर 2x और यहाँ पर लिखा 3 की पावर y, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2x प्लस वाई। आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जब मल्टीप्लाई होते हैं बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, आपको भी थोड़ा शॉर्ट में ही करना है पेपर। तो ये 3 की पावर 4 हो गई। इसको यहाँ से देखा तो मुझे 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई? 4 मिल गई। अगर आपस में इसको देखोगे आप तो इनका जो डिफरेंस है उसमें y कट जाएगा और x बचेगा, तो x की वैल्यू तो सॉल्व करके 1 आएगी। अगर x प्लस वाई की का सम जो है वो 3 है और x 1 है, तो जाहिर सी बात है कि y 2 ही होगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है उसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, या आपको ऑप्शन में ये चीज़ मिलेगी 1,2 मिलेगी, 2,1 नहीं मिलेगी, 1,2 मिलेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अच्छा, ये जब न्यूमेरिकल आप पेपर में करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि अच्छा x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, और यहाँ से इसको आपको यहाँ पर समझना है कि ये 9 मतलब 3 की पावर 2 मतलब 2x हो गया, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो ये चीज़ आपको, ये चीज़ जो आपने लिखी है इतना नहीं लिखना है आपको। कोशिश यही करो कि आपका तैयारी करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, माइंड में कैलकुलेशन करना है। कम से कम आपका पेन का इस्तेमाल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप दिमाग चलाओगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा,
ठीक है। और ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं। आज जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आज से अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो पेपर तक ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज टू हो जाएंगी। समझ में आया? ठीक है, आपको आदत हो जाएगी, हाँ मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 2 to the power x, 3 to the power y, 12 to the power -z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो 2/x था इसको k मान लिया। ठीक है, ये जो 3 पे पावर y था इसको k मान लिया। ये जो 12 पे पावर -z था इसको भी k मान लिया। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये जो चीज़ लिखी थी इसको आगे मैंने k मान लिया, इन सबको k के बराबर मान लिया। तो फिर ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है। ये तो आपने पहले भी देखा होगा। तो यहाँ से जो आपका 2 है उसकी वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ k की पावर 1/x। लॉ ऑफ इंडाइसेस आपने देखा होगा। ठीक है, ये सेम वैसा ही है कि मान लीजिए कि x इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, √2 होगी। √2 मतलब 2 की पावर 1/2। तो ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ठीक है, सेम वही चीज़ है, ये आप जनरली करते रहते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 3 की वैल्यू कितनी होगी, k पे पावर 1/y, और 12 की वैल्यू होगी k के ऊपर -1/z। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आपका ध्यान जाना चाहिए इस 12 पे, और इस 12 को आप क्या लिख सकते हो, इस 12 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 2 इंटू कितना 3। ये बात समझ में आई? अब मैंने 2 की पावर 2 ही क्यों लिखा, मैं 4 इंटू 3 भी लिख सकता था। तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ से 2 और 3 की वैल्यू मिलेगी। समझ में आया? इसका मतलब 2 की पावर 2 का मतलब ये हो गया कि ये लिखा है 2 की पावर 2/x, और 3 का मतलब हो गया, अच्छा सॉरी, ये हो गया आपका k की पावर 2/x, और ये हो गया k की पावर 1/y, और ये सामने क्या लिखा हुआ है, k की पावर -1/z। तो अब ये फिर वही चीज़ हो गई कि बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। तो इसका मतलब ये हो गया k की पावर 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k की पावर -1/z। अब इनका बेस सेम है, ये बराबर हैं, इसका मतलब इनकी पावर भी सेम होगी। तो जाहिर सी बात है आपको क्या मिलेगा, 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z, या 2/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई? अब आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ या आप नोट्स बना रहे हैं, तो ये अननेसेसरी ये वाला स्टेप हम कर रहे हैं। हमको मालूम है कि 2/x प्लस 1/y, और इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो ये 1/z हो जाएगा, और हमें इसी की वैल्यू मांग रहा था। तो आपको जब ये फीलिंग आती है यहाँ पर पेपर में, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन में जाके 0 पे टिक लगा सकते हो। यहाँ पर आपको सॉल्व करके किसी को दिखाना थोड़ा ना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है a⁴x प्लस a⁴x इज इक्वल टू b⁴y इज इक्वल टू c⁴z एंड abc इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ xy, yz एंड zx। तो ये भी सेम है कि a की पावर अगर x को मैं k मानता हूँ, b पे पावर y को अगर मैं k मानता हूँ, c की पावर z को अगर मैं k मानता हूँ, तो मुझे यहाँ से ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, ये तो आसान है। तो ये हो गया ऐसा। अब हमने क्या कर दिया, हमें मालूम है कि ए बी सी की वैल्यू 1 है, मतलब a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू 1 है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, k की पावर 1/x, k की पावर 1/y, k की पावर 1/z। अच्छा, ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 1 है। अच्छा, 1 को अब मुझे क्या है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, लिखी हुई है k की पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये k है, इसकी पावर में ये चीज़ लिखी हुई है, और यहाँ पर लिखा है 1। तो मैंने इस 1 को क्या लिख दिया, k की पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी कांस्टेंट के ऊपर अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 ही होता है। तो आपने k ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको इससे इक्वेट करना है, और ऐसा करने से आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये भी k है, ये भी k है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनकी पावर भी बराबर होंगी। इसका मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर इसको एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा xyz, और ये हो जाएगा xy प्लस yz प्लस zx, और इज इक्वल टू 0। तो जिसमें से आप फाइनली ये लिख सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई?
ये तो यहाँ चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप स्टेप्स जो हैं आप पेपर में नहीं करोगे, आपके अपने दिमाग में चलेगी, ठीक है, कि भैया इसका मतलब ये हो गया कि ए की वैल्यू क्या है के पे पावर 1/x, इसकी वैल्यू क्या है के पे पावर 1/y, इसकी वैल्यू क्या है के पे पावर 1/z। जब ए बी सी करूँगा तो के इंटू के मतलब बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। इसका मतलब 1 बराबर क्या होगा, के पे पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब ये जो 1 है इसको के की पावर अगर 0 मानता हूँ तो इसका मतलब 1/x 1/y 1/z का जो सम होगा वो 0 होगा। और आपको यहाँ से फीलिंग आ जाएगी अच्छा एलसीएम लेने से XY YZ और ZX का सम 0 आएगा ही आएगा। तो यहाँ लिख दिया आपने, समझ में आया। सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2 की पावर x 3 की पावर y 6 की पावर -z, अगर ये बराबर है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये किसके बराबर है, मान लेते हैं k के बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर है, k के बराबर है। तो यहाँ से मुझे 2 की वैल्यू मिलेगी k पे पावर 1/x, मुझे यहाँ से 3 की वैल्यू मिलेगी k पे पावर 1/y, और यहाँ से मुझे 6 की वैल्यू मिलेगी k पे पावर माइनस का 1/z। ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे 6 चाहिए, तो मैंने 6 पे ध्यान दिया, तो 6 क्या होता है 2 इंटू 3, और ये क्या लिखा है k पे पावर माइनस का 1/z। ये अभी k अभी 12 वाला जो अपन ने किया था ना वही सेम है। अब 2 की जगह अपन क्या रख देंगे, ये है अपने पास, तो k पे पावर 1/x, यहाँ पर लिख दिया k पे पावर 1/y, यहाँ पर लिख दिया k पे पावर माइनस 1/z। तो यहाँ पर k पे पावर 1/x 1/y को जोड़ देंगे, तो ये हो गया 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k पे पावर माइनस 1/z। अब इनका दोनों का बेस सेम है, हाँ, तो पावर सेम होनी चाहिए। इसका मतलब 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस 1/z। अगर बेस सेम है तो पावर जो होंगी वो इक्वल होंगी ना, तो ये ऐसी चीज़ हो गई। इसको आपको समझ में ही आ रहा है कि इसको इस तरफ ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आसान है, इजी है, ठीक है। चलिए तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इसके आगे वाले लेक्चर में हम कुछ और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे अलजेब्रा के, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।